दोस्तों, रेनेगेड इमॉर्टल की विशाल और मिस्टीरियस वर्ल्ड दो बड़ी पावर हाउसेस में डिवाइडेड है, एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन। दोनों के पास अपनी अलग पावर सिस्टम, अपनी लेगेसी और अपना एक पुराना हिस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों क्लैन्स का असली ओरिजिन क्या है। क्या ये बस दो अलग रेसेस हैं जो वक्त के साथ पावरफुल बन गई, या फिर इनके पीछे कोई और भी पुराना और भी पावरफुल राज छुपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वैंग लिन, क्या वो सच में एक ट्रू एंशिएंट गॉड है जिसका ब्लड और पावर प्योर एंशिएंट लिनियज से आता है, या फिर उसकी पावर सिर्फ एक इनहेरिटेंस है, एक ऐसी पावर जो उसने किसी और से हासिल की है। आज की इस डिस्कशन में हम एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन के पावर सिस्टम, उनके 36 मिस्टीरियस स्टेट्स और उनके ट्रू एंसेस्टर्स के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। शायद आज के बाद आप रेनेगेड इमॉर्टल की वर्ल्ड को बिल्कुल एक नई नजर से देखने लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट क्लैन की। ये कोई एक सिंपल या सिंगल ग्रुप नहीं है। असल में ये तीन अलग अलग ब्लड लाइन्स या कह लो खून की धाराओं से मिलकर बना है। एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल। इन तीनों ब्रांचेस की अपनी अलग पावर सिस्टम, अपनी एबिलिटीज और अपनी लेगेसी है। कुछ स्ट्रेंथ और फिजिकल डोमिनेंस में सबसे आगे हैं, तो कुछ मिस्टिकल और डिस्ट्रक्टिव पावर्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, ये तीनों ही एंशिएंट क्लैन की असली फाउंडेशन है, जिन्होंने इस वर्ल्ड की बैलेंस ऑफ पावर को डिफाइन किया है। और यहीं से शुरू होती है एंशिएंट क्लैन की असली कहानी, जहां हर ब्लड लाइन अपनी अलग पहचान और अपनी खुद की टेरिफाइंग पावर लेकर आती है। एंशिएंट क्लैन का अपना एक पावरफुल कंट्री है जिसे द एंशिएंट नेशन कहा जाता है। ये नेशन 3 बड़े किंगडम्स और 36 स्टेट्स में डिवाइडेड है। हर किंगडम और स्टेट का अपना रोल होता है, लेकिन सब मिलकर एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। एंशिएंट नेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी यूनिटी है। यहाँ ग्रैंड एम्परर का रोल ज्यादातर एक प्रोटेक्टर का होता है, लेकिन असली लॉयल्टी एम्परर के लिए होती है, जिसे सबसे ऊपर माना जाता है। अगर कोई बाहरी फोर्स एंशिएंट नेशन पर अटैक करता है, तो अलग अलग किंगडम्स और स्टेट्स के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। इसी वजह से एंशिएंट क्लैन का सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइटेड माना जाता है, जो उन्हें सेलेस्टियल क्लैन से थोड़ा अलग बनाता है। 9 सन्स में से 4 सन्स एंशिएंट क्लैन के पास हैं, जिन्हें ग्रैंड एम्पेरियंस भी कहा जाता है। इनकी नंबर्स कम हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और एंशिएंट ब्लड लाइन इस डिफरेंस को बैलेंस कर देती है। अब बात करते हैं हमारे हीरो वैंग लिन की। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैंग लिन सच में एक ट्रू एंशिएंट गॉड है? नॉवेल के मुताबिक एक ट्रू इनहेरिटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान और पावर यानी ताकत। दोनों का कंप्लीट होना जरूरी होता है, तभी किसी को असली सेंस में ट्रू इनहेरिटेंस मिलती है। वैंग लिन के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उसे तू सी से सिर्फ नॉलेज मिला था, जबकि असली पावर उसके दुश्मन तू सेन के पास थी। इसी वजह से शुरुआत में वैंग लिन को एक इनकम्प्लीट एंशिएंट गॉड माना जा सकता है। बाद में वैंग लिन ने अपनी मेहनत और कल्टीवेशन से इन दोनों चीजों को कंबाइन किया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान और स्ट्रेंथ बनाई। इस प्रोसेस ने ही उसे बाकी एंशिएंट गॉड से थोड़ा डिफरेंट बना दिया। एंशिएंट क्लैन की ग्रोथ 1 से 9 स्टार्स तक होती है। जैसे एंशिएंट गॉड के 1 से 9 स्टार्स होते हैं, वैसे ही एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल के भी 1 से 9 स्टार्स होते हैं। लेकिन उनकी पूरी ग्रोथ को समझने के लिए इस सफर को आमतौर पर 3 बड़े स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। हर स्टेज उनकी पावर, एबिलिटीज और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1, जुवेनाइल स्टेज, जिसे हम 1 से 3 स्टार्स कह सकते हैं। ये रफली फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर्स यानी कोर फॉर्मेशन से असेंडेंट के बराबर होता है। इस स्टेज में अक्सर एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स को प्लैनेट्स के अंदर सील करके रखा जाता है, ताकि वो धीरे धीरे प्लैनेट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके मैच्योर हो सकें। 3 स्टार एंशिएंट गॉड की फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो नॉर्मल मैजिक वेपन्स को भी आसानी से तोड़ सकता है। नंबर 2, मैच्योर स्टेज, इसे हम 4 से 6 स्टार्स कह सकते हैं। ये सेकंड स्टेप कल्टीवेटर्स यानी निर्वाण स्क्रायर, क्लेंजर और विजन्स के बराबर मानी जाती है। एक टर्निंग पॉइंट, 6 स्टार पर हर ब्रांच अपने अंदर एक इनर बीइंग डेवलप करती है। एंशिएंट गॉड, इनके अंदर एक मून गेज सर्पेंट पैदा होता है। एंशिएंट डीमन, एक ह्यूमन लाइक स्पिरिट फॉर्म डेवलप होती है। एंशिएंट डेविल, एक शैडो या ऑरा जैसी फॉर्म मैनिफेस्ट होती है। नंबर 3, अडल्ट स्टेज, इसे हम 7 से 9 स्टार्स कह सकते हैं। ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स यानी लाइफ एंड डेथ और हेवन ट्रैम्पलिंग से नीचे वाले रियल्म्स के बराबर माना जाता है। जब कोई 9 स्टार्स अचीव करता है, तो उसे अपनी ब्रांच का लॉर्ड कहा जाता है, जैसे गॉड लॉर्ड। 8 स्टार और 9 स्टार पर एंशिएंट क्लैन को एंशिएंट आर्मर और एंशिएंट वेपन्स मिलते हैं, जो उनकी ब्लड लाइन से नेचुरली मैनिफेस्ट होते हैं।
जब कोई रॉयल एंशिएंट गॉड इन तीनों ब्रांचेस यानी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल को कल्टीवेट करके उन्हें आपस में फ्यूज करता है, तब वो एंशिएंट ऑर्डर की स्टेट तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 3 अलग अलग ब्लड लाइंस की एनर्जीज एक ही सिस्टम के रूप में काम करने लगती हैं। यानी बॉडी, माइंड और डिस्ट्रक्टिव पावर अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक बैलेंस्ड फोर्स बन जाते हैं। इस फ्यूजन के बाद कल्टीवेटर के पास एंशिएंट गॉड की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, एंशिएंट डीमन का मेंटल और सोल कंट्रोल और एंशिएंट डेविल की डिस्ट्रक्टिव ऑरा, ये तीनों पावर्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसी स्टेट को एंशिएंट ऑर्डर कहा जाता है, जहां कल्टीवेटर का पावर सिस्टम नॉर्मल एंशिएंट क्लैन मेंबर्स से काफी ज्यादा कंप्लीट और बैलेंस्ड हो जाता है। वैंग लिन बाद में एंशिएंट ऑर्डर बन जाता है। अब बात करते हैं सेलेस्टियल्स के बारे में। जैसे एंशिएंट क्लैन का ओरिजिन एक एंशिएंट एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, वैसे ही सेलेस्टियल क्लैन का वजूद भी सेलेस्टियल एंसेस्टर से ही शुरू होता है। उन्हीं से सेलेस्टियल लिनिएज और उनका कल्टीवेशन सिस्टम आगे बढ़ा। कहा जाता है कि सेलेस्टियल एंसेस्टर ने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर मौजूद 72 विशाल बीइंग्स, जिन्हें फॉरेन बीइंग्स कहा जाता है, उन्हें सील किया था। समय के साथ वही सील्ड बीइंग्स 72 कॉन्टिनेंट्स के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन सेलेस्टियल क्लैन का कल्टीवेशन अप्रोच थोड़ा अलग है। ये लोग सिर्फ अपने एंसेस्टर को फॉलो या कॉपी करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि इनका गोल होता है उनसे भी आगे बढ़ना और अपना यूनिक पाथ क्रिएट करना। यानी उनके लिए कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ लेगेसी को मेंटेन करना नहीं, बल्कि नया रास्ता बनाना भी है। सेलेस्टियल क्लैन का कल्टीवेशन सिस्टम एंशिएंट क्लैन से काफी अलग है। जहां एंशिएंट क्लैन अपनी पावर को स्टार्स से मेजर करता है, वहीं सेलेस्टियल्स अपनी स्ट्रेंथ को एसेंसेस यानी तत्व के थ्रू डेवलप करते हैं। यानी सेलेस्टियल्स के लिए ग्रोथ का मेन फोकस स्टार्स बढ़ाना नहीं, बल्कि एसेंसेस को समझना और कंट्रोल करना होता है। हर एसेंस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टाइम, स्पेस, लाइफ, डेथ या दूसरे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। जितना ज़्यादा कोई कल्टीवेटर एसेंसेस को कॉम्प्रहेंड और कंट्रोल कर पाता है, उतनी ही उसकी कल्टीवेशन और पावर बढ़ती है। इसी वजह से सेलेस्टियल पाथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और एनलाइटनमेंट पर बेस्ड माना जाता है, जबकि एंशिएंट क्लैन का पाथ ज़्यादा ब्लड लाइन और फिजिकल ग्रोथ पर बेस्ड होता है। सेलेस्टियल्स की टेक्निक्स भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं। इनके पास अलग अलग एसेंसेस के लिए स्पेल्स होते हैं, जैसे फायर, वाटर, कर्मा, लाइफ और डेथ से जुड़ी एबिलिटीज़। सेलेस्टियल क्लैन का पूरा एरिया 72 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। ये कॉन्टिनेंट्स आगे चलकर 5 बड़े रीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं: सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन। इस तरह सेलेस्टियल क्लैन का पूरा टेरिटरी 5 रीजन्स और 72 कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रक्चर पर ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सेलेस्टियल क्लैन में एक सेलेस्टियल एम्परर जरूर होता है, लेकिन असली पावर अक्सर 9 ग्रैंड एम्पीरियंस, जिन्हें 9 सन्स कहा जाता है, उनके पास होती है। इन 9 सन्स में से 5 ग्रैंड एम्पीरियंस सेलेस्टियल क्लैन के पास हैं। इनकी स्ट्रेंथ ज्यादातर नंबर्स और फॉर्चून पर बेस्ड मानी जाती है। हर सन का कल्टीवेशन लेवल कम से कम ग्रैंड एम्पीरियन होना जरूरी है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, जो उन्हें और भी डेंजरस बना देता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक ग्रैंड एम्पीरियन सन कंडेंस कर सकते हैं। ये सन इनकी एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है। जब ये सन आसमान में मैनिफेस्ट होता है तो उसका प्रेशर पूरे कॉन्टिनेंट पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन ग्रैंड एम्पीरियन बनना कोई आम बात नहीं है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट और मेहनत काफी नहीं होती। इसके लिए ग्रेट फॉर्च्यून यानी बहुत बड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है, जो अक्सर इममेमोरियल गॉड रेल्म से मिलती है। बिना इस फॉर्च्यून के ज्यादातर कल्टीवेटर्स चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सन के लेवल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब लोग वैंग लिन का नाम लेते हैं। ऑफिशियली तो सिर्फ 9 सन्स ही माने जाते हैं, लेकिन वैंग लिन ने अपनी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट से लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि वो 10th सन के बराबर है। सबसे खास बात यह है कि वैंग लिन ने किसी ग्रेट फॉर्च्यून का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी कल्टीवेशन और अपनी चॉइसेस से अपनी किस्मत खुद बनाई। इसी वजह से जब वो अपने फुल पोटेंशियल में होता है तो उसका ऑरा 9 सन्स के बराबर, कभी कभी उनसे भी ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। वैंग लिन ने दोनों सिस्टम्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि एंशिएंट क्लैन के पास एक बहुत पावरफुल और ऑलमोस्ट इममॉर्टल बॉडी है, लेकिन उनका कल्टीवेशन अप्रोच काफ़ी ट्रेडिशनल है।
दूसरी तरफ सेलेस्टियल क्लैन के पास इमेंस नॉलेज और टेक्निक्स हैं, लेकिन उनका फिजिकल बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एंशिएंट क्लैन का होता है। इसलिए वैंग लिन ने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग फॉलो करने के बजाय उन्हें कंबाइन करने का रास्ता चुना। उसने एंशिएंट ऑर्डर यानी 27 स्टार्स को बेस बनाया और उस पर सेलेस्टियल इनोवेशन और अंडरस्टैंडिंग को ऐड किया। इस तरह उसने एक ऐसा पाथ क्रिएट किया जहां बॉडी की स्ट्रेंथ और नॉलेज दोनों साथ काम करते हैं। और नॉवल के एंड तक वैंग लिन एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन दोनों की लिमिट्स को तोड़कर हेवन ट्रैम्पलिंग लेवल तक पहुंच जाता है, एक ऐसा लेवल जहां न सेलेस्टियल एंसेस्टर पहुंच पाए थे और न ही एंशिएंट एंसेस्टर। दोस्तों, हमने देखा कि एंशिएंट क्लैन शेयर फिजिकल पावर और 27 स्टार्स की स्ट्रेंथ का सिंबल है, वहीं सेलेस्टियल क्लैन अपनी इनोवेशन और एसेंस मास्टरी के दम पर पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में असली सच क्या है? अगर बात 1-on-1 फाइट की हो तो ज्यादातर केसेस में एंशिएंट क्लैन भारी पड़ता है। उनके एंशिएंट ऑर्डर की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उनका हर स्टार किसी भी सेलेस्टियल ग्रैंड एम्परर के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है। साथ ही उनकी यूनिटी और एक्सट्रीमली ड्यूरेबल बॉडी उन्हें सबसे टफ रेसेस में से एक बनाती है। लेकिन जब बात गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी और अडेप्टेबिलिटी की आती है तो सेलेस्टियल क्लैन का सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है। उनके 9 सन्स और उनका पाथ ऑफ इनोवेशन उन्हें नए कल्टिवेशन पाथ्स और टेक्निक्स डेवलप करने में मदद करता है। चाहे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड हों, फिर भी उनका दाव और नॉलेज सिस्टम काफी वाइड स्प्रेड है। और यहीं पर नॉवल का असली पॉइंट सामने आता है। कहानी का कंक्लूजन न सिर्फ एंशिएंट क्लैन में है और न ही सेलेस्टियल क्लैन में। असली आंसर वैंग लिन के पाथ में छुपा हुआ है। वैंग लिन ने समझा कि सिर्फ बॉडी और ब्रूट स्ट्रेंथ काफी नहीं होती, ये एंशिएंट क्लैन की लिमिटेशन थी। उसने ये भी देखा कि सिर्फ स्पेल्स और नॉलेज भी काफी नहीं होती, ये सेलेस्टियल क्लैन की लिमिटेशन थी। वैंग लिन ने एंशिएंट बॉडी सिस्टम और सेलेस्टियल एसेंस अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करके एक नया पाथ क्रिएट किया। इसी वजह से लोग उसे द 10th सन के नाम से याद करते हैं। उसने सिर्फ दोनों क्लैन्स की लेगेसी को फॉलो नहीं किया, बल्कि उनकी लिमिट्स को क्रॉस करके हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज तक पहुंच गया, एक ऐसा लेवल जिसे न एंशिएंट एंसेस्टर पहुंच पाए थे और न ही सेलेस्टियल एंसेस्टर। तो दोस्तों, ये थी एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन की कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने डोंगहुआ लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही ब्रेकडाउन्स और डिस्कशंस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस न करें।